vaginal hysterectomy or not. और आगे उसकी डिटेल नहीं बोलनी. If she is fit for or suitable for vaginal hysterectomy, I'll do. क्योंकि आपने पहले वो बोला है, पहली चॉइस हुआ, I'll do vaginal hysterectomy. But if there's any reason or any contraindication for vaginal hysterectomy, then I'll do prefer. आपके पास लेप्रोस्कोपी है तो कह दीजिए LAVH करूंगी, अगर नहीं है तो कहिए एब्डोमिनल करूंगी. मैं दोहरा दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप खामखा कंफ्यूज हो जाते हैं और खामखा वक्त ज़ाया हो जाता है आपका कि जी वो प्रलैप्स नहीं है तो फिर कैसे करोगी, तो वो ना पूछे, आप ही बता दीजिए. मैं दोहरा दूं चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा. जी सर. In a case where it is only heavy menstrual bleeding, or uterus is normal and you are going to do hysterectomy, तो आप ये कहिए the choice of hysterectomy will depend on various factors. My first choice is vaginal hysterectomy, second is abdominal hysterectomy अगर LAVH laparoscopy नहीं है आपके पास, and third is laparoscopic hysterectomy. आप ये कह के वो रीजन भी ना बोलिए बीच में, प्रोलैप्स है नहीं है क्या नहीं. तो if she is a suitable candidate for vaginal hysterectomy, I'll do vaginal hysterectomy. That's my first choice. Otherwise, जो भी. अब फिर वो क्या कंडीशन कहिए जी, लैक्सिटी होनी चाहिए और थोड़ा नीचे आना चाहिए. I'll assess कि जब वो थोड़ी डिसेंट है तो I'll do vaginal hysterectomy, अगर नहीं है तो I'll do abdominal hysterectomy और लेप्रोस्कोपिक जो आपके पास पहली चॉइस अवेलेबल है. अगर लेप्रोस्कोपी अवेलेबल है तो कहिए LAVH और लेप्रोस्कोपिक LAH तो या कहिए एब्डोमिनल. वो फिर आप फंसते नहीं है. आपने तीनों के नाम ले दिए, ये भी कह दिया कि कंडीशन सूटेबल है कि नहीं. ठीक हो गया सर. मुझे इसमें एक और बात क्लियर कर दें सर कि अगर हमारे पास लेप्रोस्कोपी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो वी विल प्रेफर लेप्रोस्कोपी ओवर वेजाइनल हिस्टेक्टमी और नॉट. उसको कहिए जी कि इवैल्यूएट करूंगी कि अगर वो उसके थोड़ी लैक्सिटी है तो आई टू वेजाइनल हिस्टेक्टमी. तो वरना चूंकि लेप्रोस्कोपी वो कहेगा क्यों वेजाइनल हिस्टेक्टमी, आप कहिए कि with laxity vaginal hysterectomy is a short procedure and morbidity is comparable with laparoscopic hysterectomy. जी सर, थैंक यू सर. ठीक, हाँ ये जवाब दीजिए. और जरूरी नहीं हम जंप करें कि लेप्रोस्कोपिक, फिर वो लेप्रोस्कोपी खाम पूछने लगती है. तो आप ये कहिए कि दोनों में अगर हो सकती है तो आई विल प्रेफर वेजाइनल हिस्टेक्टमी, क्योंकि उसकी मॉर्बिडिटी, ये अल्फाज बोलिए, उसकी मॉर्बिडिटी is comparable with abdominal laparoscopic hysterectomy. जी सर. ठीक है, चलें. ठीक है सर, थैंक यू. और कोई सवाल नहीं तो फिर आज का केस डिस्कस करें. सर एक टॉपिक का थोड़ा सा बता दें, एक टॉपिक की सर मैनेजमेंट थोड़ी सर एक टॉपिक का बता दें थोड़ी सी मैनेजमेंट इसकी कि मेडिकल कब करनी है और सर्जिकल कब जानी है और कंजर्वेटिव पे कब रहना है, सर ये बता दें. चलो जी, एक्टोपिक अगर डायग्नोज हो गया तो सही लिखा हुआ है कि स्टेबल एक्टोपिक की अनस्टेबल एक्टोपिक से फर्क है मैनेजमेंट. क्योंकि अनस्टेबल मीन्स रप्चर हो चुका है तो उसके लिए तो फिर या लेप्रोस्कोपी करिए या सर्जरी इज द आंसर. लफ्ज ना बोलिए लेप्रोस्कोपी के लफ्ज में, कह जी सर्जिकल ट्रीटमेंट इज द आंसर अनस्टेबल में. अगर वो स्टेबल है फिर वो जो किताब में लिखे हुए क्राइटेरिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट मीथोट्रेक्सेट के लिए वो है कि अर्ली एक्टोपिक और बीटा ECG लेस देन 10,000 और नो फीटल हार्ट, और मैंने कहा अनरप्चर्ड. स्टेबल जो हुई अनरप्चर्ड, ये चार चीज़ें बोल दीजिए. अगर ये चार चीज़ें हैं
अर्ली है, बीटा एचसीजी भी कम है, नो फीटल हार्ट है, अनरप्चर्ड है, फिर मैं मीथोट्रेक्सेट का टीका लगवाऊंगी। अदरवाइज इट इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। ये लफ्ज बोलिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब वो पूछेगी सर्जरी कैसे करोगी, कहोगी जी अगर मेरे पास लेप्रोस्कोपी का एक्सपीरियंस है मैं उससे करूंगी, प्रेफर करूंगी, अदरवाइज लेप्रोटमी करूंगी। और फिर अगर मीथोट्रेक्सेट दो, उसका फॉलो अप करोगे बाय रिपीटेड बीटा एचसीजी टेस्ट जब तक के वो 10 से कम नहीं हो जाता। थैंक यू सर। ठीक है, इसी तरह बोलोगे तो कोई नहीं फंसते कुछ। यस सर, थैंक यू सो मच। चलो सर आज डॉक्टर आपदा ने प्रेजेंट करना है। आपदा हैं डॉक्टर साहब अवेलेबल? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं प्रेजेंट हूँ। आपदा अशरफ ए आपदा फहद। यहाँ अशरफ है। ओके सर। चलो ये आपदा फहद कर दिए जी, फरमाइए। सर प्रेजेंट करो। जी बिल्कुल, फरमाने का मतलब यही है, प्रेजेंट करो। ओके सर। My patient, Mrs. Osma, wife of Mr. Rashid, studied up to intermediate, housewife, resident of Mandi Bahawalpur, which is 2 hours distance from the Index Hospital, with blood group of B positive, first non-consanguineous marriage of the couple. She is nulliparous, married for 1.5 years, with last menstrual period on 26th of July 2021. She presented in the outpatient department of the Jinnah Hospital on 7th August 2021 with a complaint of irregular menstrual cycle from last 1 year, continuous heavy menstrual bleeding from last 2 months, and subfertility from last 1.5 years. My patient is non-case of hypertension from the last 2 years and managed on antihypertensive treatment. She is non-case of hypothyroidism from the last 2 months on and also taking medical treatment. My patient was usual in her usual state of her health. Minar is 30 years of age, with regular menstrual cycle, 5/28 days with the normal flow, no intermenstrual bleeding, ये तो postpartum bleeding, टेलीफोन dysmenorrhea and dysphoria. Sorry, sir? मैंने अब बीच में कोई बोल रहा था उसको क्या बंद करे पहले। चले 1 year back, when she started having irregular menstrual cycle, that she used to bleed every 10 to 15 days with the bleed-free interval of 50 to 60 days, and used to soak 2 to 3 sanitary pads per day, fully soaked with fresh blood, with which her quality of life get affected, and she was not able to do her household activity. Also, at that time, my patient was complaining shortness of breath, palpitations, weakness, for this complaint, she went to the nearby clinic where she was admitted. Her blood and urine investigations were done, and she was transfused with the 3 Paxil volumes without any reaction. Her ultrasound was done, and she don't know the exact pathology told to her. She was started with some hormonal treatment for the control of menstrual cycle irregularity and for the control of bleeding. But her complaint did not settle, and according to the patient, she didn't took medication regularly. But from the last 2 months, she is having heavy menstrual bleeding that she is using 4 to 5 sanitary pads per day, not fully soaked, but with fresh blood. She is not able to do her with the passage of clots and fully soaked, with which she is not able to do her household activities, and her quality of life get affected. She also complains of shortness of breath, palpitations, easy fatigability. Also, she complained of weight loss and cold intolerance. डॉक्टर साहब जरा रुकिए, ये जो बोल रही हैं प्रेजेंटर के अलावा प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, सबको तकलीफ है इस बात की, प्लीज चलें, फिर बोलिए। With these complaints, she went to the outpatient department of the Jinnah Hospital
where she was admitted and she was transfused with 2 Paxil volumes and 3 intravenous iron doses, and her urine and blood investigations were done. And also she was being diagnosed with hypothyroidism and was started on tablet thyroxine 2 times a day. Although my patient has no complaint of chest pain, easy palpitations, dyspnea, and no history of any cardiac disease. She has no history of any respiratory disease. She has no history of any mass feeling. She has no history of any particular bruises or any bleeding disorder in herself and in the family. She never used intrauterine contraception devices and no history of any pervaginal discharge. No history of any amenorrheic spells. My patient has a history of weight loss, but she has no history of loss of appetite. However, she has maternal aunt with a history of carcinoma of breast, but no personal and family history of CA, endometrium, ovarian, and colorectal cancer. My patient is also suffering from subfertility from the last 1.5 years, for which she didn't do proper treatment and investigations. She never done a stereosalpingogram. Although, however, my patient took ovulation induction for 3 months from some local clinic, and according to the patient, she was not able to conceive. She has no history of weight gain and acne and hirsutism. She has no history of galactosia, headache, and blurring of vision. And my patient has no history of cough, fever, and any contact with tuberculosis. My patient's husband is a catering worker. No history. He has no history of diabetes mellitus, hypertension, tuberculosis, and any cardiac disease. No history of mumps or any type of infection in the childhood. He has history of inguinal hernia repair 2 years back. Both partners are non-smoker, non-drug abusers, and according to the patient, her quarter frequency has been decreased from 1 to 2 per week to once in a month due to the irregularity of menstrual cycle and heavy menstrual bleeding. No, my patient after admission, her blood and urine investigations has been done. Her ultrasound has been planned. Further treatment has not been discussed with my patient. I already have this explained obstetric history that my patient is nulliparous. Regarding gynae history, I already explained the menstrual cycle and age of menarche. My patient has never took pap smear and no history of contraception use. Regarding her medical history, I already explained that she is hypertensive and hypothyroidism. No specific family history, and she has no history of a drug and no specific drug history. And although she has blood transfusion history that I already explained that she 2 times have been transfused with Paxil volumes. Regarding her personal history, she has normal appetite, normal bowel habits with normal sleep patterns. Regarding her socioeconomic history, her husband is a catering worker, earns 30,000 per month, and according to the patient, her necessities of life met with ease. On general physical examination, young lady sitting on the Wait, wait. Before we go on to physical examination, आपकी हिस्ट्री से मुझे कम से कम मुझे क्लैरिटी नहीं हुई कि प्रिसाइजली आप उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगी, क्योंकि जो भी हम प्रायोरिटाइज पहले करें कि उसके ये प्रॉब्लम है और उसका ये इलाज करेंगे, इसलिए मुझे आप इसकी समरी बना के बताइए. गिव मी अ समरी ऑफ योर पेशेंट. जी सर. My patient, 35 years of age, married for 1.5 years, non-case of hypothyroidism and hypertension, with irregular menstrual cycle, heavy menstrual bleeding, and subfertility from last 1.5 years. Her on examination, unremarkable on abdominal examination. बस एग्जामिनेशन पे कहाँ चली गई आप? ये आपने समरी में सिर्फ इतना मुझे बताया कि शी इज 35 years old and 1.5 year married and complains of heavy menstrual bleeding and irregular bleeding,
ये अल्फाज आपने बोले हैं, बस इतना सा जी बोला सर। समरी। ये कंप्लीट समरी तो ना हुई उस पेशेंट की, उसकी तो काफी सारी मेडिकल प्रॉब्लम थी, काफी कुछ हुआ था। फिर समराइज कीजिए, सर दोबारा कीजिए। सर मैंने ये बताया कि माय पेशेंट 35 माई years of age, 35 ईयर ओल्ड, यहाँ से शुरू कीजिए। जी married for 1.5 years, known जी case of hypothyroidism and hypertension, on बिल्कुल medical ठीक। treatment, with a menstrual जी irregular menstrual cycle from last 1 year, heavy menstrual जी bleeding from last 2 months, and जी। subfertility from last 1.5 years. अब जरा बेहतर हो, अब हमें क्लैरिटी होगी। और इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, बिकॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शी हैड टू बी ट्रांसफ्यूज्ड। Okay sir, thank you. ये शोज के वो हैवी कितनी है। ये आप Yes, sir. फिर जी सर। तीसरी दफा समरी बनाइए इसकी। जी सर। My patient 35 years of age, married for 1.5 years, known case of hypothyroidism and hypertension, on medical treatment, with Good. irregular menstrual cycle from 1 year, heavy menstrual bleeding from last 2 months, subfertility from last 1.5 years. Due to heavy menstrual bleeding, she has been transfused with PET cell volume 2 times. And up till now, no special investigations have been carried out, और नो जी सर, स्पेशल जी। ट्रीटमेंट जो भी हुआ है, नो ये भी एक जी फिक्रा सर, ऐड कीजिए। नो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। जी सर। अब ये होगी समरी आपके पेशेंट की कि 1.5 जी साल हो सर। गए शादी को, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलर ब्लीडिंग, और ऑब्वियसली इस पीरियड में 1.5 साल में प्रेगनेंसी भी नहीं। तो अब बोलिए फिजिकल एग्जामिनेशन। Young lady sitting comfortably on bed, well oriented in time, place, and person, with body mass index of 24 kg per meter square, with pulse of 80 beats per minute, blood pressure of 110 by 70 millimeter of mercury, respiratory rate is 16 breaths per minute, with normal temperature. No हम no पहले नहीं cyanosis. बोला, आपने ये नहीं बोला कि whether she looks pale or not, because she had been Tiny going little. through. She's not. She's not pale. She's She is not not pale. good, very She's good. not paler. No chylonychia, clubbing, and cyanosis. Thyroid is जी, normal. Orodental hygiene is satisfactory. No good. accessible lymph node is palpable. Bilateral breasts are symmetrical. No lump palpable in any quadrant of the breast. There is a normal vesicular breathing with no added sounds. Epic beat is palpable in the fifth intercostal space with normal S1 and S2 sounds with no added sounds, and in no pedal and sacral edema. Good. On abdominal examination, जी, uh, बोलिए बोलिए। on inspection, normal looking abdomen with centilocated umbilicus, no stria, scar mark, pulsations and prominent veins. On palpation, soft non-tender abdomen, no visceromegaly. On per speculum examination, vulva vagina normal looking, cervix normal looking, pap smear taken, fixed and dried. Pervaginal examination, normal size uterus, antevated, mobile, non-tender, bilateral adnexa are clear. गुड, वेरी गुड। अब इसमें सिर्फ मैं आपको थोड़ी सी हेल्प ये कर दूं, अगर सारा कुछ ही नॉर्मल हो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे, आप सिर्फ इसको समराइज कर दीजिए। ऑन इंस्पेक्शन पैल्पेशन एब्डोमिन इज नॉर्मल और नो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स, एंड देन वल्वा वजाइना, वो सारा कुछ हो गया। अच्छा जी, ये आपके पेशेंट है, तो अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? जी सर मैं दोबारा आपको समरी बता दूं जो मैंने बनाई थी। जी जी, बताइए, जरूर बताइए। ये बीच में फिर किसी ने माइक ऑन कर लिया।
चले My patient, 35 years of age, married for 1.5 years, non-case of hypothyroidism and hypertension, on medical treatment, with irregular menstrual cycle for 1 year, heavy menstrual bleeding from 2 months, subfertility from last 1.5 years, for which no proper investigation and treatment taken. Although she has been transfused with the two times pack cell volume, on गुड examination, unremarkable on examination. However, on bimanual examination, anteverted mobile non-tender uterus, bilateral adnexa are clear. ऐड करो अब इसमें फिर समरी में ऐड कर दीजिए अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन इसकी हुई है कि नहीं हुई बिल्कुल कंप्लीट ये ठीक बोला आपने जी सर ठीक है up till now she did not have any investigation or special investigation she had ये लाइन एक ऐड कर दीजिए फिर बिल्कुल कंप्लीट है आपकी समरी जी सर ठीक है ठीक चले अब हम आगे मूव करते हैं कि हाउ विल यू मैनेज दिस पेशेंट सर इन्वेस्टिगेशन से बताएं जी क्या सर क्या कहा इन्वेस्टिगेशन बता दो इन्वेस्टिगेशन चलो बता दूं जो मैंने किया you would like आप पहले फिर आप ये बोलेंगी ना कि आई वुड लाइक टू डू दिस चूंकि उसने तो कहा है कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन तो आप यहाँ से ये बोलेंगी कि फर्स्ट आई वुड लाइक टू डू द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशंस जी सर तो ठीक है फिर वो सर इन्वेस्टिगेशन के नाम बोल दीजिए आप फिर आप पूछिए बोलने के बाद मैडम हैव यू गॉट एनी रिपोर्ट्स ऑन दीज इन्वेस्टिगेशंस उनके पास हुई तो वो कहे कि हाँ मेरे पास हीमोग्लोबिन है मेरे पास ये है वो दे देगी आपको वरना फिर आपने वो लिस्ट जो बोली है तो आप कहेंगी मैं ये सारी इन्वेस्टिगेशन करूंगी चले क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगी आप First of all, sir, starting from the baseline investigations, I will further confirm her blood group and RH factor. I will Good. do a complete blood count with date and a pre-transfusion complete blood count and after transfusion complete blood count, including hemoglobin, TLC, and platelets. I will do urine complete examination, including biochemistry and microscopy. Microscopy includes pulses, and in biochemistry, I will see for sugar and proteins. I will do fasting blood sugar levels. Also, I will do anti-SCV antibodies and hepatitis B antigens. I will require a forward PCR, thyroid function test, including free T4 and serum TSH. I require a renal function test, including urea and creatinine. I require liver function test, including serum bilirubin, ALT, and AST. I require a husband semen analysis, including total count, motility, morphology, any pus cells present. I need her second day hormonal profile, which includes serum FSH, LH, and serum prolactin. I require her pap smear, and also I require her transvaginal ultrasound, in which I will see for uterine size, endometrial thickness, regularity, eco-texture of myometrium and endometrium, any myometrial pathology, any mass. If mass is present, then its origin, its nature, and any adnexal pathology is present, and any fluid present in pouch of Douglas, and any other pelvic pathology is present. वेरी गुड माशाल्लाह चले आपने ये सारी डिटेल बोल दी कि ये करके अब इसके फिर लेट्स से कि जितने भी टेस्ट किए सारे ठीक इससे आगे चलते हैं जितने भी टेस्ट किए हैं सारे ठीक है और आपने टीबीएस भी कर लिया उसमें जो आपने बोला सब कुछ नॉर्मल है फिर इस पेशेंट की अब मैनेजमेंट क्या होगी आपके नजर क्या सारे आई एग्री ये सारे टेस्ट कर लिए आपने वो सारे मैंने कह दिया कि नॉर्मल जी सर जी बोलिए सर एक्चुअली जी सर एक्चुअली पेशेंट का ना पॉलिप प्रेजेंट है लेकिन सर अगर नॉर्मल पेशेंट होगा तो फिर मैं उसको उस तरह से कहूँगी फिर आप नॉर्मल रखो
जी सर, ठीक है, ठीक है सर। आई जी विल consult the बिल्कुल। couple regarding the diagnosis that हाँ। as my patient is 35 years of हम्म, age, nulliparous, married for 1.5 years, with irregular menstrual cycle from 1 year, हम्म, and heavy menstrual bleeding from last 2 months, and this all seems to be any underlying pathology, which for which I have done all क्या करेंगी आप? आपकी आवाज कट गई। the investigation. And luckily, all investigations एक have मिनट, come एक to be मिनट, normal. And then I will consult. एक मेरी भी सुनिए। तो ये बीच में आपकी आवाज कट गई थी, तो आपने जी, मैंने कहा कि सारे टेस्ट ठीक हैं, तो ये अभी नहीं कहा उन्होंने। तो सारे टेस्ट जो किए हैं वो ठीक हैं, तो फिर हम क्या करेंगे इस पेशेंट का? आप बताइए, हाउ Hello, विल यू मैनेज जी दिस सर, पेशेंट? सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, वो सारी ठीक जी है पापा, मैं कहे जा रहा हूँ। जी जी फिर जी इस सर, पेशेंट का क्या जी करेंगी? सर, ठीक है, ठीक। Sir, I will consult the couple regarding the diagnosis that as my क्या? patient is 35 years of age, nulliparous, married for 1.5 years, with irregular menstrual cycle and heavy menstrual bleeding from 2 months. And this all seems to be due to some underlying pathology. But according to the investigation report and examination, all seems to be normal. And गुड। patient has underlying hypothyroidism, and also she is non-compliant towards the medication. That's why her bleeding देखें, आपने जब ये कह दिया, और pattern has not been एक controlled. मिनट, I will एक मिनट, हाँ, आप रुक गई। तो आपने जब कह दिया सारी इन्वेस्टिगेशन ठीक है इसकी, इसका मतलब इसका थायराइड भी ठीक है। आप ज्यादा ज्यादा आप इंश्योर कर दीजिए कि आई मेक श्योर दैट शी कंटिन्यूज टू टेक द जी मेडिकेशन फॉर थायराइड। जी थायरॉक्सिन जी अगर ले, सर, मैं यही ये कह जी सर, मैं दीजिए। यही कहने लगी हूँ। After taking the medicines of hypothyroidism, and after taking properly treatment with compliance of heavy menstrual bleeding that she was indicated with tablet Primolute, her bleeding has been controlled, and किसके her साथ? hypothyroid सर Primolute के साथ कंट्रोल है। प्राइमल, अच्छा, शी वाज गिवन प्राइमल 10 और उससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है, अब बंद है। जी सर, जी बताइए। ठीक, जी गुड। सर तो सर अगर नो बंद had ना her होती, cycle। एक मिनट, अगर आप ये फिक्रा बोले कि अगर ब्लीडिंग अभी भी है, तो आई लाइक टू प्रिस्क्राइब समथिंग टू अरेस्ट ब्लीडिंग। वो चाहे प्राइमरिटी कह दीजिए, प्रोजेस्ट्रोजन। जी सर, ठीक ठीक है, है, हाँ, ओके जी ठीक सर। हो गया। Sir, as her bleeding has been controlled with this hormonal treatment, I will counsel the couple and the patient specially to be compliant towards the treatment and take at least 3 months regularly the tablet Primolute and for the menstrual irregularity and for the control of bleeding. गुड, चलो अच्छा मान लिया। At the same time, as my patient's hormonal profile is normal, her husband's semen analysis is normal, I will consult the couple that as she is of 35 years of age, after control of bleeding for and after taking of treatment for 3 months, she have to come to the hospital, and I will repeat the test of thyroid hormone of thyroid. And as her hormonal profile already was normal, husband semen analysis was already normal, I will consult the couple to conceive spontaneously, because 90% of couples spontaneously conceive in second year of marriage without any comorbidity, with regular menstrual cycle. After 3 months, लेकिन if she conceives, लेकिन एक मिनट, ठहर जाइए, ठहर जाइए।
यहाँ पे आपको ये कहना चाहिए था कि पहले तो बहुत ही अच्छा होता अगर आप इसकी प्रॉब्लम 1 2 3 करके आइडेंटिफाई करके उनको कह देते कि फाइनली सारी इन्वेस्टिगेशन आ गई, दिस पेशेंट हैज गॉट 3 प्रॉब्लम्स, 1 इरेगुलर जी हैवी, सर उसको नंबरिंग दे दो, आप ये कह रहे हैं। जी सर ठीक है, मैं नंबरिंग दे दूं। चले मैं बोल देता हूँ। शी हैज 3 प्रॉब्लम्स, इस तरह आइडेंटिफाई करके बोलिए। 3 problems are, number 1 are medical problems, thyroid and blood pressure. Number 2, she has got irregular heavy menstruation. Number 3, 1.5 साल में इसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहें कि ना कहें इसको, आपका दिल करे कहिए, लेकिन she has failed to conceive in 1.5 years. अब इनकी तीनों की इस तरह से बोलिए कि थायराइड और ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल है, वो सारा ठीक है. I'll emphasize that she continues to take her thyroxine and regularly check her blood pressure and take blood pressure tablets whatever they are, because blood pressure आपने कहा कंट्रोल, तो उसको ऐसे बोलेंगे. फिर नंबर 2, फॉर इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग आपने बिल्कुल जिक्र नहीं किया कि इसकी वजह से इतनी एनीमिक हो गई थी, इसको ट्रांसफ्यूजन लगी. दैट बिकॉज ऑफ इरेगुलर हैवी ब्लीडिंग एंड शी हैड टू बी ट्रांसफ्यूज. नंबर 1, आई विल कंफर्म द टाइप ऑफ एनीमिया. नंबर 2, मोस्ट लाइकली, जैसा आपने 90% की फिगर बोली, मोस्ट लाइकली शी इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सो आई विल गिव हर ओरल आयरन depending upon hemoglobin percentage. और नंबर 3 फिर उसके साथ ही for regularity of menstruation, because she has responded to Pramolut. Pramolut में होता क्या है, सॉल्ट भला पता है आपको? वो पूछेगा एग्जाम जी सर प्रोजेस्ट्रोजन आप प्रोजेस्टेरोन नॉरेथिस्टेरोन। जी सर नॉरेथिस्टेरोन। हाँ, वो ये प्राइमलूट के फौरन साथ नॉरेथिस्टेरोन बोलिए ताकि वो एग्जामिनर ना पूछा. तो आई आस्क हर टू कंटिन्यू प्राइमलूट और नॉरेथिस्टेरोन. आप यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया, साइक्लिकली और कंटिन्यूसली आपने ये अल्फाज नहीं बोले. तो चूँकि साइक्लिकली देंगे तो उसको, चूँकि हमने देख लिया है कि यूट्रस नॉर्मल साइज है और टीवीएस पे भी एंडोमेट्रियम भी नॉर्मल है, तो इस पेशेंट को मेरी नज़र में तो साइक्लिकली देना चाहिए. 21 डेज दे दे, ये बिल्कुल ठीक हो गया. तो ये कहना चाहिए. तो आई विल एडवाइज हर टू कंटिन्यू प्राइमलूट एंड फॉर 21 days एंड इन ए साइक्लिकल फैशन. और ये चूंकि कंट्रोल हो गई है तो इसी पे इक्तफा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. फिर आ गया for her subfertility because she is 35 has failed to conceive. आपने बिल्कुल ठीक कहा, सेकंड ईयर में कुछ नहीं करते, लेकिन ये 35 है. 35 इज ए क्रिटिकल एज, ये बोलिए 35 है. तो आई लाइक टू फाइंड आउट, आपने अभी तक उसकी ओवुलेशन का टेस्ट नहीं बोला. प्रोजेस्टेरोन 20 जी सर बोला सर मैं अभी था. यही बताने लगी हूँ. मैं नहीं सर, मैं अभी बताने लगी. अच्छा, वेरी गुड. तो फिर because she has failed to conceive in 1.5 years and she is 35, so I like to find out. चलिए अब बोल दीजिए फिर क्या आप बोलने लगे थे आप? सर एटलीस्ट 3 months के लिए आई विल कंटिन्यू द टेबलेट नॉरेथिस्टेरोन फॉर मेंस्ट्रुअल irregularity. Once her menstrual cycle become regular and in during 3 months I will check her 21-day progestogen for ovulation confirmation. तो ये यहाँ फंस गई आप, गलत हो गया. सर जब आपकी आवाज कट रही है सर. मैं कह रहा हूँ कि जब वो प्रोजेस्ट्रोजन या कोई एक्सटर्नल हार्मोन ले रही है तो ओवुलेशन जरूरी नहीं कि होगी, तो फिर 21 प्रोजेस्ट्रोन नहीं कर सकती आप ये कहें कि आफ्टर स्टॉपिंग प्राइमोलुटाइन ट्रीटमेंट
I would like to find out cycle day 21 progesterone. ये कहिए, ये कह के कि मैं प्रेमलूड भी दूंगी 3 महीने और ये भी करूंगी, तो ये तो ना होगा। ठीक, और ठीक है सर, चले आगे चले। ठीक है सर। Sir, after चलते menstrual जाइए। controlling her menstrual irregularity, after 3 months, I will check her 21 day progestogens for the confirmation of ovulation. Also, I will repeat her second day hormonal profile, and also I will repeat her thyroid function test. थायराइड तो कह दिया ना, आप बार बार ना उसको लाए बीच में ना। आपने कह दिया ना कि थायराइड कंट्रोल सेटिस्फैक्ट्री, को कह दिया, बार बार ना लाइए ताकि आपकी डिस्कशन आगे चले। जी सर, चले तो जी सर, व्हेन सर आप पहली बात तो फिर ये कीजिए ना कि वो प्रोजेस्ट्रोजन जब ले रही है नॉर्थेस्टेरोन और प्रेमलूड कि ये इस पीरियड में मैं उसका हस्बैंड का सीमन टेस्ट कर लूंगी, उसको तो जरूरी नहीं है ना, है नहीं सर। वो तो नॉर्मल आया था जब मैंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की ना, तो सर अगर वो 1 ईयर के लिए तो वैलिड होता है ना, 1 ईयर के लिए तो वो ठीक होता है, मतलब वो नॉर्मल था तो उसको दोबारा ट्रीट करने की जरूरत है। मैं यही तो आपको ऑर्गेनाइज करवा ये रहा हूँ ताकि इम्तिहान में बात आगे चले कि आप, मैंने कहा जब आपकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गया तो आपने कहा दिस पेशेंट हैज गॉट 3 प्रॉब्लम्स 4 प्रॉब्लम्स। आपने डायग्नोसिस ये बोलना, नंबर 1 शी हैज थायराइड एंड ब्लड प्रेशर, एक प्रॉब्लम। दूसरा she has got irregular heavy menstruation, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरा she has failed to conceive, कम से कम ये बोल दिया। मैं तो सब प्राइमरी सबफर्टिलिटी भी बोलने के हक में हूँ क्योंकि she is 35, क्योंकि हर जो 30 से ऊपर होते हैं पेशेंट उनमें जरूरी नहीं आप 2 साल का इंतजार कीजिए। तो ये 3 प्रॉब्लम बोलिए, फिर आप ये 3 प्रॉब्लम का आप थायराइड ब्लड प्रेशर का जो इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर इसी तरह हैवी ब्लीडिंग का, फिर इसी तरह सब फर्टिलिटी का। तो ये ना कहिए कि मैंने पहले कह दिया सारा कुछ। तो पहला क्या हुआ, आपकी थोड़ी सी अप एंड डाउन हिस्ट्री थी, तो उसमें गेट्स लॉस्ट। एग्जामिनर समझता है आपने फोकस्ड इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो इसलिए ये आज का केस नहीं, आप सबके लिए कि जब आपके पास कोई पेशेंट आए जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हों, चाहे एक की बजाय 2 है 3 है, तो उसको फिर आपने सारी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ये बोलना, माय पेशेंट हैज गॉट द डायग्नोसिस बोलना, माय पेशेंट हैज गॉट थायराइड, hypothyroidism and hypertension. Number 2, she has got heavy menstrual bleeding and irregular menstrual bleeding. Number 3, she has failed to conceive in 1.5 years and she is 35. Emphasis हो गया। अब बारी बारी उसका बोल दीजिए इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट, देन यू विल मेक इट 15 मिनट जो आपके पास हैं उसमें, और वरना आप सब फर्टिलिटी तक पहुंची ही नहीं। आप पहले ही बातों में थायराइड में, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, हाइपरटेंशन में, तो उसमें फंसी रह गई और सब फर्टिलिटी का डिस्कशन ही ना हुआ, तो आप कैसे पास हो सकती हैं? आप नहीं होंगे पास। तो ये इसी तरह होता है। तो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू कि इफ अ पेशेंट हैज गॉट मल्टीपल प्रॉब्लम्स, उसकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद बोलिए कि दिस पेशेंट हैज गॉट मल्टीपल प्रॉब्लम्स, 1 2 3, फिर उसके मुताबिक नंबर 1 की इन्वेस्टिगेशन बोल दीजिए, नंबर 2 की बोल दीजिए, 3 की बोल दीजिए, फिर वापस उसी के मुताबिक नंबर 1 की मैनेजमेंट बोलिए, अगर ज़रूरत है तो नंबर 2 की बोलिए, नंबर 3 की बोलिए। और इफ़ यू आर रनिंग तो आप शॉर्ट ऑफ टाइम आप ये भी कह सकती हैं हर थायराइड
blood pressure and heavy menstrual bleeding has been managed, and I will proceed with the investigation of सबफर्टिलिटी, ताकि आप जल्दी से उसके जो प्रॉब्लम है सबके सलूशन हल करके मरीज को घर भेजें आप। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो गया। तो मैं चौथी दफा दोहरा रहा हूँ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स को के पेशेंट को आपने 1, 2, 3 आइडेंटिफाई करनी है वो प्रॉब्लम आफ्टर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिर उनकी रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, ट्रीटमेंट भी बता दीजिए। इफ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, जो 1, 2 मेडिकल प्रॉब्लम है, सर्जिकल प्रॉब्लम, उनको कह जी वो मैं फिजिशियन और सर्जन से करवा लूँगा। अलबत्ता जो आपकी एक्यूट गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उस पर फोकस करके मरीज को इलाज दीजिए ताकि वो आपके 15 मिनट में पूरा हो जाए। आई एम सॉरी if I have taken 5 minutes to emphasize this, but this is most important in presentation of the case in examination. चूँकि बेसिकली तो आपसे आपका जो पेशेंट है उसकी गायनी प्रॉब्लम जो है वो डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं वो। अगर आपने थायरॉक्सिन पे ही आधा वक्त लगा दिया, फिर ब्लड प्रेशर की एल्डोमेट है कि लबिटालॉल है कि क्या है, उस पर सारा वक्त गुजार दिया, फिर नहीं होगा। फिर हम उनके कहेंगे दे आर अंडर कंट्रोल, और आस्क माय फिजिशियन कॉलीग टू कंट्रोल देम थायराइड एंड ब्लड प्रेशर एंड प्रोसीड। ये सबफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन बोलिए और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट बोल दीजिए। हम हमारे साथी जो है आपके साथ बैठे हुए जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे जी, आप फिर बोलिए। आप बोलिए जी डॉक्टर। आप जी सर ऑनवर्ड आगे बताओ ना कि 3 मंथ के बाद अब क्या करोगे जी, क्या बताएं सर? 3 मंथ से ऑनवर्ड बताओ ना कि क्या करूंगी। नहीं मैं समझा नहीं, क्या बताएं सर 3 मंथ सर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो गया, आप सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट बताओ ना। ये पहले तो इन्वेस्टिगेशन पे हम हैं, फिर ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन जल्दी जल्दी बोलिए सर उसकी क्या करेंगे। आफ्टर 3 सर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ कंट्रोल ऑफ जी after control of bleeding of 3 months, after 3 months of चलिए, आफ्टर द कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग फॉर 3 months फिर क्या करेंगी। 3 months के बाद सर as I will explain the couple that her age is 35 years which is critical, and for the very next cycle I will confirm for ovulation by doing 21-day progesterone. Very and good. Also repeat second day hormonal profile by doing serum FSH, LH and serum prolactin. Very good. चलिए। And meanwhile, if and also will prescribe her serum or tablet folic acid if she conceives in this cycle, and also explain the fertility rate. जी सर। बेबी हमारी भी सुन लिया कीजिए। तो आपने बोला है कि जब तो उसके 3 महीने साइकिल कंट्रोल रहेगा तो दवाई छोड़ देगी, फिर आप प्रोजेस्टेरोन 21 डे करवाएंगी, साइकिल डे 21 और साइकिल डे 2 पे ये हार्मोन के टेस्ट करवाएंगे। ये आपने बोले हैं 2 टेस्ट, बस कंप्लीट हो गया आपके टेस्ट। नहीं सर, ट्यूबल पेटेंसी इम्पोर्टेंट है इस पेशेंट के अंदर क्योंकि सर 25 डेज है। ट्यूबल पेटेंसी चलो वो कब करोगी? सर एटलीस्ट 3 अभी उसमें कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट नहीं है ट्यूबल पेटेंसी को अफेक्ट करने वाले, तो सर ट्यूबल पेटेंसी अभी तो नहीं करूंगी। 3 मंथ्स का उसको स्पॉन्टेनियस ट्रायल दूंगी अगर उसकी ओवुलेशन की 21 डे प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल है। आपने शुरू में हस्बैंड का सीमेन टेस्ट जरूर बोला था, लेकिन ये अब जो बोल रहे हैं हम
कि तीसरी प्रॉब्लम सबफर्टिलिटी की क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें दोबारा नहीं बोला आपने सीमेंट टेस्ट। हालांकि सीमेंट टेस्ट तो पहले 3 महीने में भी हो सकता है जब वो प्रोजेस्टेरोन ले रही है। जी सर, मैं भूल गई। हाँ जी सर। हाँ, वही तो होता है ना कि याद रखिए हस्बैंड का सीमेंट टेस्ट पहले करवाना है, और अगर उसमें आपको ओके सर। WHO रिकमेंडेड जो फिगर्स है याद है कि पैरामीटर्स के इतने दिन ये होने चाहिए, वो बेशक बोल दें, दैट आई विल मेक श्योर दैट हर हस्बैंड सीमेंट टेस्ट शोज टोटल काउंट इतने मिलियन, मोर्टेलिटी इतने परसेंट और मॉर्फोलॉजी इतने परसेंट। ये अल्फाज बोल दीजिए ताकि एग्जामिनर को पूछने ना पड़े आपसे। फिर आप आ गए वाइफ की तरफ, और वो तो हो सकता है कि इट कैन बी डन ड्यूरिंग दो 3 मंथ्स। फिर अब हमने ये कर लिए, चलो जी, ये तो उसका प्रोजेस्टेरोन टेस्ट भी ठीक है, उसके FSH भी ठीक है, LH भी ठीक है, चलो फिर क्या करेंगे? सर इफ एंड husband semen analysis is also normal, सर उसको फिर मैं 3 months का ट्रायल दूंगी to conceive spontaneously by indicating her tablet folic acid and also explaining her fertility days. गुड। फर्टिलिटी डेज के मतलब किताब में कोई इतना फेवरेबल नहीं लिखा हुआ, बेशक कर दीजिए, लेकिन ठीक है। हाँ जी, क्योंकि फर्टिलिटी डेज जो है उसके अगेंस्ट जो है वो ये बात है कि यंग कपल लिविंग टुगेदर जनरली दे इंडल्ज इन क्वाइटस 2 to 3 times a week, और सीमन जो आज प्लांट हो गया उसके स्पर्मेटोजोआ अगले 3-4 दिन वैलिड रहते हैं, यूजफुल रहते हैं, दे कैन फर्टिलाइज द एग। तो वो सारा हफ्ता ही कवर हो जाता है रेगुलर क्वाइटस के साथ। तो इसलिए वो टाइम के 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन इम्पोर्टेंट है, वो इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन कहते हैं तो कोई वो उसमें हर्ज नहीं है। चलो चलो, फिर उसको कहोगे 3 महीने वो इकट्ठे रहे और क्वाइटस, फिर प्रेगनेंसी नहीं हुई, फिर क्या करेंगे? Then sir, I will consider ovulation induction as चलो her as ovulation already has been मतलब sir confirmed by 21 day progestogens, and also her secondary hormonal profile is normal, her husband's semen analysis is normal. No, हाँ sir, जी, I ठीक है, will गुजर consider जाए। although there is no risk factor for the tubal effect, tubal going to be matlab tubal factor, but I will confirm tubal patency before giving ovulation induction. Very good. How will you test tubes? Sir, I will prefer stereosalpingography because it is cost effective and outpatient department test, OPD test, and a report comes after 20 to 30 minutes. वेरी गुड। चलो जी, If आप if हिस्टोग्राफी करवा ली उसकी, और उसमें भी सब कुछ ठीक है, फिर क्या करेंगे ये पेशेंट? sir, then I will consult the couple that she needs to be given tablet clomiphene straight from the second day of the menstrual cycle to the from ये, 2nd to 17, at least 5 days. इस, ये नाम लेने से पहले आप कहिए आई विल प्रिस्क्राइब कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, ये अल्फाज बोलिए। जी सर ठीक है। I will क्योंकि prescribe controlled ovarian stimulation. स्टिमुलेशन आई विल प्रिस्क्राइब दैट। फिर चूंकि आपने सिर्फ एक दवाई का नाम बोला, और भी तो है ना जो प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, तो इसलिए आपके वक्त बच जी सर, if clomiphene straight is I can give her वो, चलो जी, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन भी दी आपने, फिर क्या करेंगी? clomiphene straight or aromatase inhibitors. हाँ जी, चलो हो Sir, गया, I will ये give दिया them आपने। the sir I जी सर, मतलब आप मैं उनको ऑप्शन दे दूंगी क्लोमिफेन स्ट्रेट, एरोमेटेज इनहिबिटर्स, दैट इज और गोनाडोट्रोपिन, बट क्लोमिफेन स्ट्रेट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव भी है और एफिकेसी भी
normal. ठीक ठीक है, Efficacy ठीक is same, है। sir, ठीक। and followed by follicular tracking. हाँ, ये लफ्ज कहना बड़ा जरूरी है बाबा, है कि मैं कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन दूंगी और साथ ही फॉलिकुलर ट्रैकिंग करूंगी। ये एक फिक्रा कंप्लीट तब होता है। ये मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हम अक्सर सिर्फ क्लोमिफ, जैसा आपने बोला, कह देते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट दूंगी या एरोमेटेज इनहिबिटर दूंगी, फुल स्टॉप। नहीं, आज का मैसेज जो आप घर ले जा रहे हैं वो ये भी है, आपने जब कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन का लफ्ज बोलना है या ये नहीं बोलते तो क्लोमिफेन का लफ्ज बोलना है, तो आप ये कहिए आई प्रिस्क्राइब क्लोमिफेन सिट्रेट विद फॉलिकुलर ट्रैकिंग। आगे डिटेल बताने की जरूरत नहीं, वो पूछेगी कैसे करोगे, वो बता देंगी फिर आप कि फॉलिकल का साइज ये होना चाहिए, उस दिन टीवीएस होगा, ये होगा वो। तो सिर्फ लफ्ज बोलिए ताकि एग्जामिनर को पता हो आप यू आर विद इट, यू नो इट। चलो जी, हमने कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन की विद सीसी एंड टीवीएस और फिर प्रेगनेंसी ना हुई, फिर क्या करेंगे इस पेशेंट? Once, sir, over X size, follicular size is adequate, but no conception. ये आप कह रहे हैं? जी जी, मालूम, ये तो आपने कहा, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि आपने वो की, प्रेगनेंसी नहीं हुई। आपने ठीक कह दिया कि मैं ये असेस करूंगी कि क्लोमिफेन सिट्रेट से या जो भी दवाई दे रही है फॉलिकल ट्रैकिंग से कि इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन हुई कि नहीं हुई, ये अल्फाज बोलेंगे। सर अगर इंडक्शन ऑफ, जी सर, फॉलिकुलर ट्रैकिंग अगर जी हुई तो फिर उसी रिजीम को 2-3 महीने में कंटिन्यू करूंगा। Yes, sir. At least 3 cycles of ovulation induction can be given if adequate हाँ, follicle is formed after follicular tracking on 14th day of cycle. And I will also give ना her ना, injection for आपने देखा, एक मिनट, आपने बता दिया मुझे कि आपको फॉलिकल ट्रैकिंग का पता नहीं है। तो फॉलिकल ट्रैकिंग सिर्फ 14th डे पे नहीं नहीं सर, पता है होती, मुझे, पता है। तो फिर वो उसी तरह बोलो ना बाबा, तुमने आपका आफ्टर 14 डेज। हाँ, तो वो नो नो सर, 10वें 12, दिन, 13 और 14 डेज पे। हाँ चलो जी, होगी। और फिर वो प्रेग्नेंट नहीं हुई लेकिन ओवुलेशन हुई है, फिर क्या करेंगे? Sir, as ovulation is confirmed and she is not being pregnant after giving injection human chorionic gonadotropin of egg release, there is no conception. Then, sir, I will again consult the couple that although ovulation this is has been very formed, important. The important लफ्ज I आपने have to. इस्तेमाल किया। Always say I'll counsel my patient. जी ठीक, I क्या will करोगे consult the counsel? couple that there is ovulation is present and follicle is being formed with normal size, but there is no conception. Then we have to switch for the next line of treatment that we can consider intrauterine insemination or in vitro fertilization. But as my patient, IUI के सक्सेस रेट क्या है? sir, 20-30%. नो 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 नो, बहुत ज्यादा कह दिया। 10%, सर 10%, 20% हम सुनते हैं, लेकिन बुक्स में सर 30% लिखा है, तो हम 10-20 ही बोलेंगे। वो मैं बता देता हूँ 30% कैसे बन जाता है। आफ्टर, ये कुमुलेटेड रिजल्ट है, आफ्टर 3 to 4 अटेम्प्ट्स, एक अटेम्प्ट का सक्सेस रेट है 10%, 10 to 15%। तो ये याद रखिए, प्रैक्टिकल बात है। तो ये सक्सेस रेट, आई लाइक टू, अगर ओवुलेशन हो रही है 3 दफा मैं अटेम्प्ट कर लूंगी, अगर उससे भी प्रेगनेंसी ना हुई तो फिर IUI से फिर क्या करेंगे? सर IUI भी ना हुई तो सर I will consult the couple that we have next line of treatment
but that is very expensive as her husband is catering worker and earns 30,000 per month, and there is possibility of in vitro fertilization, but it is very expensive. I will consult the couple that if they can arrange, we can go for in vitro fertilization. Otherwise, they can switch to the adoption. हाँ, खैर ये आपका फायदा नहीं होगा, ना 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 ना, ऐसा ना करो। आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखो। अडॉप्शन सिर्फ उसमें आप कहेंगे जहाँ पे कि वो ऑल ट्रीटमेंट्स हैव फेल्ड, या फॉर सम रीजन सर वी कैन IVF तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल आप ये बोल दीजिए, आपने ठीक बोला, आई विल काउंसिल माय पेशेंट्स अबाउट द नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट विच इज IVF, फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप लगाने के बाद फिर कहेंगे इफ द पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड देन आई लाइक टू प्रिस्क्राइब कि वो IUI कंटिन्यू करे, क्योंकि ओवुलेशन तो हो रही है। अगर ओवुलेशन नहीं हो रही फिर स्ट्रॉन्गर इंडक्शन हम कर सकते हैं बाय गोनाडोट्रोपिस। और थोड़ा सा आज टाइम खत्म हो गया है, लेकिन आपको IVF का स्टेप्स जो है वो आने चाहिए। कि पहले IVF के स्टेप्स हैं, पहले काउंसलिंग, जो डॉक्टर साहब ने बड़ी रिपीटेडली कहा, काउंसलिंग वो हर वक्त बोलिए, आई विल काउंसल माय पेशेंट्स। एंड नंबर 2, एक्सप्लेन कि कैसे होती है IVF। नंबर 3, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, ये लिख लीजिए। इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द काउंसलिंग के बाद सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, उसकी एज, उसके वो हार्मोन, सारा कुछ। देन उसके कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन विद जनरली गोनाडोट्रोपिन्स, एक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। उसके दूसरे अल्फाज हैं लॉन्ग प्रोटोकॉल और शॉर्ट प्रोटोकॉल। देन मॉनिटरिंग और फॉलिकल ट्रैकिंग, जो आपने कहा था, मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। देन ओवम पिकअप, देन उससे ओवम पिकअप से पहले इंजेक्शन ऑफ ACG to trigger of ovulation, then OPU after 48 hours or 36 hours, the OPU, उसके बाद laboratory procedures for fertilization of the egg, और उसके बाद embryo transfer, and then luteal phase support। ये सारे steps आपने लिखने हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बोलने IVF के। Now आपके Sir, please repeat. IVF number 1 counseling, number 2 stimulation, selection of the patient, number 3 stimulation of the ovaries or induction of ovulation। वो गोनाडोट्रोपिन एगोनिस्ट उसको लॉन्ग प्रोटोकॉल बोलते हैं, और एंटागोनिस्ट उसको शॉर्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं। और उसके बाद मॉनिटरिंग, फिर इंजेक्शन ACG for triggering of ovulation, then OPU, ovum pickup, and then laboratory procedures for fertilization, और उसी में ICSI वगैरह भी आ जाता है, और finally embryo transfer and luteal phase support। ये बस स्टेप्स बोलने हैं आपने, इससे ज्यादा ना पढ़िए। Thank you, sir. चलें, एक आध सवाल पूछना हो तो हेलो कोई सर। खास। वेरी गुड सर। सर एक क्वेश्चन था सर, ये पूछना था कि हमने जो फर्टिलिटी हम जो लेबल करते हैं पेशेंट को, ये तो जैसे 35 इयर्स का पेशेंट था, वैसे तो हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी 2 इयर्स के बाद और 1 ईयर के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। ये तो आपकी बात, अगर पेशेंट कोई भी हो 1 साल हो गया तो आपको कम से कम आप ये कहिए, as the couple is young and they've been married only for 1 year and they are having regular coitus without contraception, तो उसके कंफर्म करने के बाद उसको मैं बेसिक
उसके एग्जामिनेशन करूंगी, हिस्ट्री लूंगी, वो जो डिटेल वाली है एग्जामिनेशन करूंगी, और अगर कुछ नहीं है, all is well, then for a young patient you can give, जैसा शुरू में आपदा ने कहा 90% तक चांस है 2 साल के अंदर, लेकिन अगर during history and physical examination I find any factor in the history or examination पे husband or wife को, तो फिर मैं 1 साल बाद ही उसकी ये सारी का ट्रीटमेंट शुरू कर दूँ। इस तरह से बोली। और ये आपने 35 बोला, सही बोला, इसमें तो एक मिनट, ये 35 ईयर ओल्ड, क्योंकि लफ्ज आपदा ने बोला था बड़ा क्रिटिकल एज है, तो आप इसमें 1 साल बाद ही सारे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दें। जी, क्या पूछना चाहते थे? सर मुझे आपसे कंफर्म करना था, जैसे मैंने बोला कि आईयूआई के हम 3 ट्रायल देंगे, बुक्स तो कहती है सर 6 ट्रायल, तो हम 3 ट्रायल देके आईवीएफ पे चले जाएं? हाँ, या 6 ट्रायल? हाँ, कोई ओके, तो नहीं वहाँ तो जो सर आईवीएफ जैसे आपका ये पेशेंट है जो आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर सकता और आईयूआई में स्टिमुलेशन ओवुलेशन की हो रही है, आप 3 से ज्यादा 4, 5, 6 कर लीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर एगोनिस्ट देंगे जब हमारा जो है लेट्रोजोल दे दिया, उसके बाद जो है हम लोग जीएनआरएच एगोनिस्ट का ट्रायल नहीं देंगे? आई जब ओवुलेशन हो रही हो तो फिर तो ओवुलेशन हो रही हो तो फिर नहीं करेंगे। एक मिनट, सवाल ये है कि आईयूआई के लिए क्लोमिड दे दिया, लेट्रोजोल दे दिया, तो ओवुलेशन नहीं हुई, क्या वहाँ पे ओवुलेशन के लिए गोनाडोट्रोपिन देंगे कि नहीं देंगे? मैं उसका जवाब इम्तिहान में भी, वैसे प्रैक्टिकली भी आप ये कहिए कि कॉस्ट ऑफ आईवीएफ इज हाई बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज गोनाडोट्रोपिक इंजेक्शंस। तो अगर इतना महंगा उसका आईयूआई करना है तो उसकी बजाय आईवीएफ कर दो, उसकी सक्सेस रेट तो आजकल 50-60%, 70% तक है। हमारे इस यूनिट में सिलेक्टेड पेशेंट में हमारी सक्सेस रेट आजकल 70% कर रही है। सर आईवीएफ की ना आईवीएफ की सर आपके आईवीएफ में 70% चल रही है जी, ओवरऑल नहीं है हमारी सर ओवरऑल 50 एंड सिलेक्टेड 70। सर एक क्वेश्चन था सर, इसमें सर एक क्वेश्चन है, वन बाय वन अब 2-3 लोग बोल सर इसमें एचएसडी को कैसे करेंगे कि एचएसडी हमने करना है? आप बहुत सर हम इसमें एचएसडी को कैसे बताएंगे कि इसमें एचएसडी जो है हमने उसको वो करना है, इस पेशेंट में करना है, हालांकि सिर्फ 1.5 ईयर की उसकी मैरिज है और कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है, तो हम हर इंडक्शन से पहले एचएसडी करेंगे? जी, एचएसजी तो जाहिर है कि वो ट्यूबल पेटेंसी के लिए ये डॉक्टर आपदा ने सही प्रायोरिटाइज किया। जनरली इम्तिहान में आप एचएसजी का पहले नाम बोलिए, फिर बोलिए लेप्रोस्कोपी का नाम, फिर हाइकोजी या अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। तो ये 3 इनकी प्रायोरिटाइज इम्तिहान में कम से कम आप इस तरह कीजिए, सबसे पहले एचएसजी, फिर लेप्रोस्कोपी, फिर हाइकोजी। गो, ये मेरा पर्सनल है, मुझे मिसकोट ना कीजिए वहाँ इम्तिहान में। आई प्रेफर लेप्रोस्कोपी ओवर हिस्टोसार्पिंजोग्राफी फॉर मल्टीपल रीजंस, लेकिन इम्तिहान में बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, आपने एचएसजी पहले कहना है, फिर लेप्रोस्कोपी कहना है, फिर हाइकोजी कहना है। सर एक क्वेश्चन था, जैसे इस पेशेंट में इनफर्टिलिटी फॉर 1.5 ईयर एंड इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग है फॉर 1.5 ईयर, और सर इसके साथ ये हाइपोथायराइड है पेशेंट, सर इसकी रीजन जो है कि वो एंडोक्राइन भी तो हो सकती है, मतलब हम इसके साइकिल हो सकता है, हम इसका थायराइड ठीक करें तो ठीक हो जाए, तो इसके लिए सर प्राइमलेट देना जरूरी है 3 मंथ्स के लिए कि हम इसके साइकिल रेगुलर करें पहले? तो देखना प्राइमलेट तो इसलिए देना जरूरी हो गया क्योंकि उतना ब्लीड कर रही थी कि उसको ट्रांसफ्यूज किया गया। आप ये कह सकते हैं कि
इस पेशेंट की जब हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आई तो मैं उसकी हीमोग्लोबिन टेस्ट करूंगी, अगर वो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है तो फिर मैं जरूरी नहीं कि उसको फौरी प्राइमरी पे डाल दूं, फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट जरूरी नहीं, जो आपने बात कहा। एक मिनट, मेरा टेलीफोन आ रहा है जी। हाँ जी, वो उनसे कह, मैं क्लिनिक नहीं, वो लेक्चर दे रहा हूँ मैं, 5-7 मिनट बाद आप मुझे नंबर भेज दें, मैं बात कर लेता हूँ। तो कहाँ पे थे? हाँ, कि जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हों, जैसे इसमें थायराइड का था, ब्लड प्रेशर का था, कि पहले कंट्रोल नहीं थे, वो कंट्रोल करके, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यू कैन गिव देम 3 months, लेकिन ये उसकी एज फैक्टर जैसा लफ्ज बोला गया क्रिटिकल है, इसलिए बहुत लंबा लंबा गैप ना डालिए। सर क्लोमिड देने से पहले मस्ट है कि हम हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम करके ट्यूबल पेटेंसी कंफर्म करें, अगर पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर भी ना हो ट्यूबल डैमेज का? हाँ हाँ, ये इम्तिहान में तो खास तौर पर प्रैक्टिस में भी ऐसे ही रखिए कि हस्बैंड का टेस्ट सबसे पहले, उसके बाद ओवुलेशन का टेस्ट, उसके बाद ट्यूबल पेटेंसी का टेस्ट, फिर आगे चलिए। ये है कंप्लीट वर्कअप ऑफ सब फर्टाइल कपल, कंप्लीट वर्कअप ऑफ सब फर्टाइल कपल। आप ये तीनों जानिए। सर ओवुलेशन से पहले ट्यूबल पेटेंसी चेक करवा लेंगे। तो मेरा ख्याल आप दूसरी तरफ से। थैंक यू सर मेरा क्लियर नहीं हुआ डॉक्टर, आपने बोला कि मैं इसको लेट्रिजोल क्लोमिड के बाद जो है, मैंने पूछा था कि मैं क्या जीएनआरएच इंजेक्टेबल दूंगी या नहीं दूंगी? नहीं, या आईओए के लिए कहिए कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो इसलिए प्रेफरेबली अगर सीसी लेट्रिजोल से प्रेगनेंसी नहीं होती या ओवुलेशन नहीं होती तो मूव ऑन टू आईवीएफ। वहां पे IUI and then 3 cycles of IUI and then 3 cycles of IVF according to the age, है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। पर आईयूआई आप कहेंगे महंगा है इलाज, और यहाँ 10% चांस है, आईवीएफ में 50% चांस है। मैं उधर, चलो थैंक यू। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ओ सपना कुमारी, एक मिनट, आ गई हो तुम? सर मैं डेली होती हूँ आपके लेक्चर में, उस दिन मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कल मैंने रिकॉर्डिंग में सुना तो मुझे पता चला। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम इतना रेगुलरली मेरा लेक्चर अटेंड किया, फिर फेल हो गई। बड़ी अनयूजुअल सी बात हुई, लेकिन कोई बात नहीं। मैं थी आपके लेक्चर में, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, नेट का इशू था इसलिए। मैंने कल आपका लेक्चर रिकॉर्डिंग में सुना तो मुझे पता चला आपने नहीं ये बोला था। मैं थी आपके लेक्चर में। मुझे जरूर बहुत ही वो हुआ कि आपने रेगुलरली अटेंड किए फिर ना पास हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। एक जमाना था मेरा रजिस्ट्रार कभी फेल ही नहीं होता था, लेकिन फिर जमाना आ गया कि मेरे रजिस्ट्रार फेल भी होने लगे, उसमें आप भी शामिल हो। तो लेकिन कोई बात नहीं, ये पहली अटेम्प्ट में नहीं तो अगली में इंशाल्लाह हो जाओगे। जरूर आया करो, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। नहीं सर मैं तो होती हूँ सर, मुझे थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, नेट कनेक्टेड नहीं हो रहा था इसलिए। ऑल द बेस्ट। सर एक सवाल था मेरा, अगर जो है जैसे हमने हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राम किया और पेशेंट इज ओव्यूलेटिंग ऑलरेडी, तो हम क्या लेप्रोस्कोपी पे उस कंडीशन में जाएंगे अगर हिस्टेरो नॉर्मल है तो? नहीं, क्यों जाएंगे लेप्रोस्कोपी पे? फिर आप कहेंगे यही जो कुछ हमने कहा है कि ट्यूबल पेटेंसी ठीक है, सब कुछ ठीक है, अनलेस वो ऐसा पेशेंट आपको इम्तिहान में आ जाए जो टिपिकल एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें ट्यूबें भी होती हैं, तो आप कहिए कि फिर जी मैं एंडोमेट्रियोसिस की वो ग्रेडिंग करूंगी, ग्रेड 1 2 3 4, तो उस तरफ वो अलग, उसके लिए मैं लेप्रोस्कोपी पे जाऊंगी। वो ना कंफ्यूज ना करें, इधर ऐसे ही रखें, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर लास्ट क्वेश्चन सर, बता दो कि मुझे